गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे डीओई की वर्कशीट नंबर 42। जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी वर्कशीट नंबर 41 और बल तथा गति के नियम पढ़े थे। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम तक हमने वर्कशीट नंबर 41 तक क्लियर कर लिए थे। बच्चों, आज जो है बल तथा गति के नियम ही चैप्टर हमारा भी चल रहा है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है संवेग संरक्षण का नियम, जिसमें ज्ञान पूछ रहा है कि दीदी बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर क्यों होती है। आपने देखा होगा, मैंने पहले आपको इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था कि अगर हमारे पास बंदूक है कोई इस तरीके से और उसको जब हम चलाते हैं और गोली जब आगे की ओर जाती है तो पीछे की ओर उसमें क्या लगता है, एक धक्का लगता है। तो वो ये पूछना चाह रहा है, इसकी जिज्ञासा है, जिज्ञासा दीदी से। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें बता रहा है संवेग संरक्षण का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी बच्चे अपनी कॉपी और नोटबुक लेके बैठें और इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करें, जैसे कि हर वीडियो में मैं कहता हूँ, तो इस वीडियो में भी मैं आपसे यही कहूँगा। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है और संवेग संरक्षण नियम के लिए समीकरण, ये दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। थ्योरी पर भी बराबर आपको ध्यान देना है। जो भी आपका वर्कशीट में मटेरियल आता है, चाहे वो किसी भी वर्कशीट का हो, आपको उस पर पूरा ध्यान देना है, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे और अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे रियल लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। संवेग संरक्षण के नियम में ये कह रहा है कि हम आसानी से समझ सकते हैं, जो गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के बाद और टकराने से पहले बराबर होता है। यानी मान लीजिए एक दो वस्तु हैं, इसका संवेग कुछ है। संवेग होता क्या था, पहले तो आप ये देखिए, संवेग को हमने p से दिखाते थे और संवेग जो है वो m इंटू वी, यानी m का मतलब हो गया द्रव्यमान और v का मतलब क्या हो गया, v का मतलब हो गया वेग। यानी किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर क्या होता था, डिपेंड करता था, ये होता है। तो ये बोल रहा है कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। यहाँ तक आपका संवेग संरक्षण का नियम है, उससे आगे इसको समझाया गया है। तो आप समझिए कि कोई दो वस्तु हैं, अगर इनका टकराने से पहले संवेग मान लीजिए P1 P2 कुछ है, ठीक है, और आप इनका टकराने के बाद मान लीजिए दोनों वस्तु आपस में टकरा गई और टकराने के बाद कुछ संवेग हुआ P1 P2 या P3 P4 जो भी हुआ, तो जितना संवेग टकराने से पहले था उतना ही संवेग टकराने के बाद भी रहेगा। ये कैसे हम उसके समीकरण में समझेंगे। तो यानी संवेग बराबर रहेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, यानी बल जो है वो संतुलित होना चाहिए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। इसने बोला दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है, यानी संवेग जो है उनका संरक्षित रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। इसके अनुसार गोली और बंदूक का संवेग गोली छोड़ने से पहले, यानी जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बंदूक है, मतलब मान लीजिए किसी के पास बंदूक है, पुलिस वाले हैं, कुछ भी है, तो उसमें जो गोली है, गोली का जो संवेग होगा बंदूक चलने से पहले, यानी पहले तो गोली कहाँ होगी, बंदूक के अंदर होगी ना, यहाँ पर होगी गोली, अंदर कहीं पर भी होगी। तो इस गोली का जो संवेग होगा, ठीक है, कुछ संवेग होगा गोली का बंदूक चलने से पहले, और गोली छोड़ने पर बंदूक गोली पर बल लगाकर उसे त्वरित करती है। उसी समय गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा, यानी जब हम ये चलाते हैं यहाँ से बंदूक, तो इस पर बहुत तेज़ से प्रेशर या दाब लगता है, एक्सेलरेशन होता है, गोली आगे की ओर जाती है और आगे की ओर जाती है तो विपरीत दिशा में एक बल लगता है, जिसकी वजह से कुल संवेग संरक्षित रहता है। यानी गोली चलने पर और गोली चलने से पहले जो बंदूक चलने से पहले और बंदूक चलने के बाद जो गोली थी, गोली मतलब जो आपकी गोली थी, उसका संवेग संरक्षित रहता है। ये आपको समझना है, ठीक है। तो अब इसका लिए हम समीकरण की बात करते हैं बच्चों। तो आओ समीकरण को देखते हैं। ये रहा संवेग संरक्षण का समीकरण, ठीक है, ये संवेग संरक्षण का समीकरण है। इसमें देखिए क्या लिया गया है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आप ध्यान से इसको देख पाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको चलिए ऐसे ही बता देता हूँ कि सबसे पहले ये जो है एक मास लिया गया है m1 और ये लिया हुआ है m2 या ma मान सकते हैं आप, दो मास मान लीजिए ma और mb। मास मतलब दो बॉल हैं, कुछ भी समझ लीजिए, बॉल हैं दो या दो ऑब्जेक्ट हैं। इसका मास m है, ma है, इसका mb है। मान लीजिए
टकराने से पहले, ये दोनों बॉल टकराने से पहले, जैसे आपने देखा होगा बिलियर्ड्स वगैरह खेलते हैं, डंडे वाला, पूल वाला जो हम खेलते हैं, उसमें क्या होता है, शुरू में बॉल रखी हुई होती है, तो टकराने से पहले जो उसका संवेग था वो, अभी संवेग की बात नहीं करें, मास की बात करें, और इसका जो आपकी प्रारंभिक वेग था वो इसका था यू ए और इसका था यू बी। ठीक है, अब मान लीजिए ये टकरा गई हैं और टकराने के बाद कुछ इस तरीके से गई हैं ये। ठीक है, विपरीत दिशा में भी जा सकती हैं। टकराने के बाद का जो संवेग है, बस मास तो देखिए चेंज नहीं होगा क्योंकि बॉल तो वही है, बॉल तो ये एम ए ही रहेगा इसका मास और एम बी रहेगा, बॉल थोड़ी ना चेंज हुई है। लेकिन टकराने के बाद जब ये बॉल टकरा गई हैं तो आप बताइए टकराने के बाद वेग जो है वो चेंज होगा, यानी इसका वी ए हो गया और इसका वी बी हो गया, तो यानी ये अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या पढ़ना है इसमें, उस पर आते हैं हम दोबारा से। ठीक है, हम दोबारा से आते हैं इसके समीकरण पे। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि माना कि दो गेंद ए और बी जिनका द्रव्यमान वही जो मैंने आपको बताया सारी चीज़ें वो हैं, उस पर असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। माना, अब इसमें ये मान लिया है कि जो यू ए है यानी जो इनिशियल, यानी जो उसका प्रारंभिक वेग है वो मतलब सॉरी, जो प्रारंभिक वेग ए का है वो प्रारंभिक वेग बी से ज़्यादा है, एक दूसरे से टकराती है, जिसमें गेंद ए बी पर एफ ए बी बल लगाती है। यानी प्रारंभिकली जब बॉल टकराई नहीं है तो कितना बल लग रहा है उन पे, एफ ए बी। ठीक है, यानी एफ ए बी का मतलब है बल ए द्वारा बी पर लगाया गया, बल ए द्वारा, बल वस्तु ए पर लगाया गया बल, वस्तु ए का बी पर लगाया गया बल। ए बी का मतलब ये होता है, अगर इसको हम उल्टा लिख दें बी ए, तो इसका मतलब होगा कि वस्तु बी द्वारा लगाया गया ए पर बल और वस्तु ए द्वारा लगाया गया बी पर बल। ए बी और बी ए में ये फ़र्क है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो गेंद ए के संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद क्रमशः, देखिए तो मैंने आपको बता दिया था, एम ए यू ए टकराने से पहले और टकराने के बाद एम ए वी ए। इसी तरीके से बी की बात करें, टकराने से पहले एम बी यू बी और टकराने के बाद एम बी वी बी। ठीक है, टकराने, आपको बस ये ध्यान रखना है कि टकराने से पहले यू लेना है और टकराने के बाद वी लेना है। यहाँ ए लीजिए, यहाँ बी लीजिए, मास तो आपको ध्यान ही रहेगा, बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, गेंद ए के संवेग में परिवर्तन की दर, अब उसमें कुछ संवेग में परिवर्तन दर भी हुआ होगा जब वो टकराए होंगे। ठीक है, तो उसमें परिवर्तन की दर मैंने पहले भी आपको बताया था, जब भी हम दर की बात करते हैं तो नीचे क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं। तो टकराने में कितना चेंजेस हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा कि जो उसका प्रारंभिक वेग था वो था यू ए और अंतिम वेग था वी ए की बात करें तो वी ए माइनस यू ए, क्योंकि हम चेंज निकाल रहे हैं, चेंज में हम हमेशा माइनस करते हैं। भाई मेरे पास 10 रुपये थे, बाद में 6 रुपये रह गए, तो कितना चेंज आया, 4 रुपये का चेंज आया ना, तो माइनस करा तो वैसे ही माइनस करा है मास। अब संवेग की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है। एक बार फिर से मैं लूँ, संवेग जो होता है वो होता है P इक्वल टू एम वी। ठीक है, तो एम तो एम ही रहेगा। अगर हम ए के संवेग की बात करेंगे तो यहाँ क्या लेंगे, एम ए, और ये वी नहीं लेंगे, हम वी ए नहीं लेंगे, यहाँ पर हम चेंजेस लेंगे, यानी वी ए माइनस यू ए। ठीक है, और दर की बात कर रहे हैं तो नीचे टी, और ये क्या आया है आपका पहला, एफ ए बी, वस्तु ए द्वारा लगाया गया बी पर बल। इसी तरीके से एफ बी ए निकालेंगे हम, इसको हटा देता हूँ मैं, एफ बी ए। ठीक है, तो एफ बी ए के लिए भी वही, एम तो एम ही रहेगा, यहाँ पर बी ए की बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी लगा रहा है ना बल ए पर, तो यहाँ पर मास किसका आएगा, बी का। ठीक है, जो बल लगाता है उसका मास यहाँ पर आएगा, और जिस पे लगाता है उसके लिए तो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, यानी अब यहाँ पर वी बी माइनस यू बी करना पड़ेगा। ठीक है, वी बी माइनस यू बी अपॉन में टी। देखिए बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर हमने लिया था वी ए माइनस यू ए, और हमेशा जो अंतिम वाला होता है उसमें से आरंभिक को घटाना होता है, ये ध्यान रखना है, अंतिम माइनस, क्योंकि होता है ऐसे ही है, अंतिम में से हमेशा प्रारंभिक माइनस होता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई, ये और ये। ठीक है, ये बी है, एक में ए है। अब ये कह रहा है गति के तीसरे नियम के अनुसार गेंद ए के द्वारा बी पर लगाया गया बल एफ ए बी, और बी के द्वारा, जो मैं आपको बताया जा रहा था, ए के द्वारा बी पर लगाया बल क्या है, एफ ए बी, और बी के द्वारा ए पर लगाया बल क्या है, बी ए। तो एफ ए बी इक्वल एंड अपोजिट होंगे, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक बल
हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन इज इक्वल, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट की वजह से यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, यानी एफ बी ए के तो इक्वल होगा, लेकिन वो कैसा अपोजिट है, तो यहाँ पर माइनस आपको लगाना पड़ेगा। तो दोनों की वैल्यू रख दी है, एफ ए बी की वैल्यू यहाँ से ये आई है और एफ बी ए की वैल्यू यहाँ से ये आई है, दोनों की वैल्यू रख दी है हमने। अब देखिए इसमें क्या कैंसिल हो सकता है, टी हमारा कैंसिल हो सकता है, टी से टी कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अब क्या क्या बचेगा, अब यहाँ से हम देखते हैं। हमारा बचा एम ए वी ए माइनस यू ए, ये बना हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या बचा, एम बी वी बी। ये ध्यान से समझिए क्योंकि इस टाइप समझ में नहीं आता, मैं दोबारा से अच्छे से लिख देता हूँ। एम ए के साथ है वी ए माइनस यू ए, ठीक है, इक्वल टू एम बी, उसके साथ क्या है, वी बी माइनस यू बी, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, एम ए की वी ए से होगी तो क्या आएगा बेटा, एम ए वी ए, एम ए की वी यू ए से होगी तो एम ए यू ए, क्लियर है, इक्वल टू एम बी की वी बी से होगी तो एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो वी वी वाले हैं उनको एक तरफ और यू वाले एक तरफ, यानी अंतिम वाले एक तरफ और प्रारंभिक वाले एक तरफ आपको ले जाने हैं। तो यू ए देखिए माइनस का है, उधर ले जाइए, ठीक है, दोनों में क्या आएगा, ये एक माइनस का है एक प्लस का है, तो इसको यहीं रहने दीजिए, ये प्लस का हो जाएगा वहाँ जाके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम आप इनके अगर साइन चेंज नहीं भी करेंगे तो भी आप देखेंगे, यहाँ तक आपने लिख लिया आप कॉपी में पहले, फिर मैं आगे बताता हूँ। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, उसके बाद क्या करना है आपको, जो एम ए है और वी ए है उसके पास ले आना है एम, तो पहले यू ए वाले को लीजिए, एम ए यू ए के साथ किसको लाएंगे, एम बी यू बी को, और इधर किसको लाएंगे, एम ए वी ए, और इधर रहेगा एम बी वी बी। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि यू ए के साथ यू बी और वी ए के साथ वी बी, ए बी तो रहेगा ही। तो ये हमारा संवेग संरक्षण का नियम है, यही हमें प्रूव करना होता है। आप इसमें देख सकते हैं जितना प्रारंभिक वेग था, संवेग था, प्रारंभिक संवेग जितना था, वेग नहीं संवेग, उतना ही अंतिम संवेग है, यानी यू ए यू बी था प्रारंभिकली, और अंतिम में क्या आ गया, यू वी ए वी बी के बराबर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा। यही जो है ये हमारा समीकरण है, ये हमारा समीकरण है किसका, संवेग संरक्षण का, संवेग संरक्षण के नियम का। तो हम पाते हैं कि टकराने से पहले ए और बी और कुल संवेग, और उनके टकराने के बाद कुल संवेग बदलता नहीं है, कुल की बात कर रहे हैं, यानी पहले जितना प्रारंभिक संवेग था। तो संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि प्रारंभिक संवेग जितना भी था टकराने से पहले, उतना अंतिम वेग या अंतिम संवेग टकराने के बाद, क्योंकि टकराने के बाद तो अंतिम होगा ना, वो दोनों बराबर होते हैं, यानी संवेग संरक्षण रहता है, संवेग कहीं चेंज नहीं होता। तो आप इसकी क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। संवेग संरक्षण का नियम, हवा से भरे गुब्बारे हवा के नाले में तेजी से इधर क्यों भागता है, क्योंकि पीछे की ओर उस पर क्या लगता है, एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी गति का तृतीय नियम भी काम करता है। और संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार हमने पढ़ा है कि पीछे की ओर उसमें एक, जब वो आगे की ओर हवा जाएगी तो पीछे की ओर उसमें क्या लगाएगी, दाब लगाएगी, रॉकेट में आग लगे। तो ये सभी क्वेश्चंस जो है मैं आपको इसकी वर्कशीट भी इसके सॉल्यूशन भी भेज दूंगा।